क्यों पढ़ना है, मेहनत क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया, सर शादी नहीं होगी। कह दिया उसने मन की बात। कई लोगों के मन में होती है पर क्या है, कम लोग पाते हैं। तो भाई एक ये रीजन हो सकता है। वहां पर अगर मैं मध्य प्रदेश और गुजरात को कंपेयर करूं तो कट ऑफ्स में डिफरेंस है। आप लगभग 5 नंबर से 15 नंबर तक का कट ऑफ का डिफरेंस पकड़ सकते हैं। लास्ट ईयर्स के जो कट ऑफ है उनमें इतना डिफरेंस। व्हाट इफ यू स्कोर 0 इन इंग्लिश? क्योंकि मेरे को तो पेपर देना नहीं है। तो भाई एसबीआई ने क्या करा, एसबीआई ने सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया है। इसकी शायद मैंने आपको कहानी सुना चुका हूं कि एक बार केस चला गया था कोर्ट में। आपकी रनिंग बैच में से भी बैठते हैं ना बच्चे, मैंने बताया भी था कि देखो उनका अभी तो बैच ही चल रही है, प्री निकलने लग गए। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आने के साथ ही साथ एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जिन लोगों को पेपर वगैरह देना है। और एक्साइटमेंट बढ़ने का एक कारण ये भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बहुत ज्यादा है। ये बात मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ ये बात एम्फेसाइज में इसलिए कर रहा हूँ कि 2011 से अभी तक इतनी सारी मैंने वैकेंसीज देखी। मैंने वो दौर भी देखा है जब एक साथ एक साल में 1 लाख प्लस वैकेंसीज आती थी, जहां पर ऑफिसर ग्रेड ही 27 30 32 हजार वैकेंसी साल भर की मिलाकर आ जाया करती, जो कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है ना। और पिछले आप 5-7 साल अगर उठा के देख लें तो कभी भी एसबीआई क्लर्क ने एक साथ इतनी ज्यादा वैकेंसी दी नहीं है। और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी आई। तो इतनी वैकेंसीज के आने के साथ एक्साइटमेंट होना जरूरी है। पर इस एक्साइटमेंट को अगर सही डायरेक्शन ना मिले, आपको ना पता चले एक्चुअली करना क्या है, तो एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है। तो उन्हीं सारी पहलुओं पर हम लोग अभी इस सेशन में बात कर लेते हैं। क्या क्या मेन बातें हम लोग इंक्लूड करेंगे। देखो नोटिफिकेशन कल आ गया। नोटिफिकेशन आने के बाद यूट्यूब पे उसके पूरे वीडियोस भी आ गए जिसमें पूरा नोटिफिकेशन एज इट इज पढ़ के बता दिया गया। मैं यहाँ पर चर्चा उन बातों पे करूंगा, पहला जो नोटिफिकेशन का जीस्ट है, साथ ही साथ वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो नोटिफिकेशन क्या होता है, इतना बड़ा नोटिफिकेशन बनाने के पीछे का रीजन होता है कि उसमें लीगल एस्पेक्ट सारे कवर कर लिए जाए, कुछ भी ऐसी बात ना छूट जाए जिसकी वजह से आगे जाकर एसबीआई को किसी तरह की दिक्कत हो। ठीक, इसलिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन बनाते हैं। आपके काम की उसमें कुछ ही चीजें होती हैं, है ना। और उसके अलावा कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त, उन सब बातों पे चर्चा। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे हमारे। इंग्लिश में अगर मेरा 0 आ जाए तो क्या। एसबीआई के नोटिफिकेशन के साथ ना ये बहुत अच्छी बात होती है, बच्चे के मन में ये प्रश्न उठता है, बात करेंगे इस पे। फिर किस स्टेट से मैं अप्लाई करूं, है ना। देन लोकल लैंग्वेज का क्लॉज क्या है, एंड वन मोर थिंग, फ्रेशर्स के क्या चांसेस। मतलब कंपटीशन को देखते हुए अक्सर नए बच्चे जो अभी ये प्लान करते हैं कि चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने भी 1 आध महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करा है, उनके क्या चांसेस बन सकते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो भाई नोटिफिकेशन जब कल आया तो उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उस पर हम लोग बात कर ले। सबसे पहला जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा दैट इज ऑफ एज। 1 अप्रैल 2024, 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। एक डेट ये हो गई। दूसरी डेट उन्होंने डाली 31 दिसंबर 2024। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंसिडर होगा 31 दिसंबर 2024। इस डेट से पहले आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं या इस डेट तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप कंसिडर किए जाएंगे, आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात और, मान लीजिए यूनिवर्सिटी का आपने पेपर दे दिया और रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर कहीं ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है ना, ऑनलाइन अगर रिजल्ट आ जाता है आप उसका प्रिंट लेके रख लीजिए, तो भी आप इस बेसिस पे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तीसरी डेट डाली इन्होंने फरवरी 2025, और फरवरी 2025 जो है वो है प्री एग्जाम की डेट। मतलब अगर आप आज से कंसिडर करें तो लगभग लगभग 2 महीने बराबर आपको मिलते हैं। ठीक, देन मार्च और अप्रैल ये डेट दी है मेंस की। तो जो पेपर होगा ना मार्च एंड और अप्रैल की स्टार्टिंग में, ये संभावनाएं हैं।
कि इनमें से कहीं एक बार आपका पेपर आ जाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाय डिफॉल्ट आप सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि आप भारत के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, है ना, कोई बाहर से तो नहीं आया है। पता चला कि आधार, अच्छा आधार तो बन ही जाता है, आईडी वाईडी चेक करवानी पड़े तुम्हारी, नहीं। अच्छा अपार्ट फ्रॉम इंडिया कुछ और कंट्रीज हैं, है ना, सब्जेक्ट टू भूटान, सब्जेक्ट टू नेपाल, इस तरह के क्लॉजेस नोटिफिकेशन में लिखे रहते हैं। अगर कभी किसी को पूछना उनके बारे में तो पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टू भूटान, सब्जेक्ट टू नेपाल, मतलब आपके दादा परदादा वहां के रहे हो, कुछ पीढ़ियों पहले आप वहां रहते हो और बाद में यहाँ आ गए हो, तो उनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर उनकी डेट फिक्स होती है कि उस पर्टिकुलर डेट पर वो यहाँ पहुंच गए हो। एज की भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, 20 से 28 के बीच एज होगी, इससे ज्यादा बड़े दिख भी नहीं रहे, है ना। तो ये एज का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करता है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो भी 20 साल के नहीं हुए, पता नहीं क्यों इतने छोटे बच्चे को घर वाले पढ़ने भेज देते हैं, ये तो भी नहीं पढ़ रहे होते है? कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, पढ़ना स्टार्ट कर लिया, इधर उधर तो नहीं भटकोगे। कॉलेज आप लोग जाते नहीं, कॉलेज जाना है नहीं, जब कॉलेज जाना है नहीं तो कुछ तो कर लो, 2-3 घंटे पढ़ लो दिन में, तो अच्छा है। चलिए वैकेंसी डिटेल्स देखिए। वैकेंसी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि क्लर्क जो है वो स्टेट वाइज एग्जाम है ना, पर्टिकुलर स्टेट के लिए एग्जाम होते हैं। लेट से आपने एमपी स्टेट से अप्लाई करा, तो एमपी स्टेट से अप्लाई करने के बाद आपकी जॉब एमपी में लगेगी, और अगर आप क्लर्क ही बन के रहते हैं, फर्दर प्रमोशन वगैरह नहीं लेते, तो आप अपना ये जीवन मध्य प्रदेश में निकाल सकते हैं, या किसी अदर स्टेट में आप जाते हैं तो फिर वहां पर भी आप अपना पूरा जीवन निकाल सकते हैं। अब इस पे चर्चा इसलिए जरूरी है तो अभी तो पहले हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें। जो दो मेन हमारे एरियाज हो सकते हैं उनके बारे में बता दें, दो मेन स्टेट हो सकते हैं बेसिकली, उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला इसमें हमारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। वैकेंसी देखो कितनी भर भर के दी है भाई। भोपाल जो सर्कल है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही आते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 1317 वैकेंसी, जो कि बड़ा लॉट है। छत्तीसगढ़ में भी 483 वैकेंसीज डाली है। अगर कैटेगरी वाइज इसमें चलेंगे तो SC 197 बहुत है, ST 263। अब ये फॉर्म बस इतने लोग मिल जाएं, क्योंकि जनरली कंपटीशन कम है, बताऊंगा कारण, बताऊंगा कंपटीशन कम है। ओबीसी 197, ये तो मध्य प्रदेश में भटकर है ना, अगर पत्थर फेंको तो जाके वो ओबीसी को लगेगा, इतने ओबीसी हैं यहाँ पर। फिर ईडब्ल्यूएस अगेन गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। जनरल के लिए भी कोई कमी नहीं है, 529 वैकेंसीज बहुत होती है। अब बेटा वैकेंसीज कितनी है ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अपने इतने लंबे करियर में, है ना, ये आई एम इन द 14th ईयर, ये खत्म हो जाएगा तो अगले साल मैं कहूंगा आई एम इन द 15th ईयर। 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। सिंगल वैकेंसी स्टेट में वो भी स्टूडेंट ने क्रैक करी है, जबकि वहीं हजारों की संख्या में भी वैकेंसी आई, वो भी बच्चे क्रैक नहीं कर पाए। तो इट इज अबाउट मोर अबाउट योर प्रिपरेशन। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने से आपके चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन चांसेस बढ़ते हैं, उस सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, और जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन की। तो भाई एक स्टेट ऑफ कंसर्न हमारा मध्य प्रदेश बन जाता है। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आपके लिए नहीं होती, है ना। और ये जो आप इधर देख रहे हैं ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग का मतलब पता है किसी को? पता है बैकलॉग वैकेंसी का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर खाली रह गई है उनको कहते हैं हम लोग बैकलॉग वैकेंसी। पिछले वैकेंसीज में जो सीटें नहीं भरी गई वो सीट्स कहलाती है हमारी बैकलॉग। एक मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात। इस पे भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए गुजरात में ओवरऑल 1073 वैकेंसीज है, जिसमें SC 75, ST 160, ओबीसी की देखिए बढ़िया है वहां पर 289। सारे पटेल वहां पर ओबीसी में आते होंगे। ईडब्ल्यूएस 107 और जनरल की भी वैकेंसी बढ़िया है। अब जो सबसे क्रूशियल डाटा है वो यहां से ये उठता है भाई, पिछले साल में
कि पिछली वैकेंसीज में एसटी कैटेगरी की 161 वैकेंसीज खाली रह गई हैं गुजरात में, जो कि भरी नहीं गई है। अब अगर कोई गुजरात में जाता है तो भाई एसटी की जो वैकेंसीज वहां पर मिलती है वो मिलती है 321। इसका मतलब जो कट ऑफ्स हैं वो काफी डाउन साइड पे जाएंगे, है ना, काफी डाउन साइड पे जाएंगे। एक ये बेनिफिट है अगर कोई गुजरात नौकरी करने जाना चाहता है तो। अब क्या मुझे किसी दूसरे स्टेट से जाके फॉर्म भर देना चाहिए, ये एक मेन मुद्दा है। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि क्या मैं किसी दूसरे स्टेट पे जाऊं, तो हम लोग पहले उसको बात कर लेते हैं। किस स्टेट से अप्लाई करूं, मतलब मेरे इतने सालों की जो एक्सपीरियंस कहता है, समझ कहती है, वो ये कहती है कि हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं जहां से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट वाइड वैकेंसी है तो यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ऐसे में भी 3 स्टेट्स हमारे पास है जहां से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला मध्य प्रदेश, जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है। दूसरा गुजरात, गुजरात की लोकल लैंग्वेज गुजराती है। और तीसरा महाराष्ट्र, यहाँ की लोकल लैंग्वेज हमारी बनती है मराठी। अब इन 3 स्टेट्स के बारे में, मध्य प्रदेश के हम लोग निवासी हैं तो ये तो हमारे लिए हमारा होम स्टेट हो गया, तो प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी सिचुएशंस है, नौकरी की बहुत मारामारी है और हम नौकरी के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते ही हैं, क्योंकि बेटा ऑफिसर ग्रेड की जो वैकेंसी होती है उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी में नौकरी मिल जाएगी। जनरली मिल ही जाती है, लेकिन जो क्लॉज कहता है वो ये कहता है कि आपको पूरे भारत में कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। क्लर्क के लिए भी मैंने पिछले सालों में देखा है कई सारे बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाते रहे हैं। और बाहर जाने के पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है क्या, कट ऑफ्स। मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे से बेटर कर रहे हैं, या फिर मैं एक एवरेज कैंडिडेट ही रह पा रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल में मक्कारी करी है, प्राप्त करे हैं, जबकि मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल में बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये सारा आप आज जो है ना, ये आप अपने स्कूल की वजह से, स्कूल से आप जो करते आए होंगे उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखता है। और अगर वहां पर आपने ज्यादा प्राप्त करें तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ेगी। और अगर वहां पे आप ठीक ठाक रहे हैं, आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है। अच्छा, पढ़ाई का मतलब ये नहीं वो परसेंटेज वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मेरे 90% से तो मैं तो अच्छा था और यहाँ तो मेरे से हो नहीं रहा। तो पहली बात, यहाँ आप कम पढ़ रहे हो इसलिए आपसे हो नहीं रहा। और दूसरी बात, आपने सारा रट्टा मारा, तो खाली रट्टा मारे मारे से काम तो चलेगा नहीं, है ना, इसलिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बाहर जाने का जो रीजन हो सकता है वो ये कि मैं एवरेज हूँ या मैं किसी तरह की जॉब में इन्वॉल्व हूँ, टाइम कम मिल पाता है पढ़ने के लिए, और नौकरी की मारा मारी है, वरना मेरी शादी नहीं होगी। लड़कों के साथ ये रहता है ना, कि अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरी शादी नहीं होगी। क्योंकि एक बार एक सेमिनार में लड़के ने बोल दिया, क्यों पढ़ना है, मेहनत क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया, सर शादी नहीं होगी। कह दिया उसने मन की बात। कई लोगों के मन में होती है पर कह कम लोग पाते हैं। तो भाई एक ये रीजन हो सकता है। वहां पर अगर मैं मध्य प्रदेश और गुजरात को कंपेयर करूं तो कट ऑफ्स में डिफरेंस है। आप लगभग 5 नंबर से 15 नंबर तक का कट ऑफ का डिफरेंस पकड़ सकते हैं। लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उनमें इतना डिफरेंस था, इवन ज्यादा डिफरेंस था, प्री में भी एज वेल एज मेंस में भी। भाई एसबीआई आपको बहुत अच्छी सैलरी देता है, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो देता है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ के कट ऑफ्स में क्रैक नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर मैं नहीं जा पाऊंगा और नौकरी की मारा मारी है, एज भी अब मुझे परमिट नहीं करती, है ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, तो आप चुपचाप गुजरात निकल जाइए। वहां गांधी आश्रम भी देख कर आइएगा, और अच्छी जगह है गुजरात रहने के लिए। गुजरात अच्छी जगह, और सबसे बड़ी बात है नौकरी में हो ना तो फिर जगह अच्छी पूरी होती नहीं। सुबह से उठ कर तुम काम पे चले जाते हो, सुबह से उठ के काम पे चले जाते हो, और जब छुट्टी है, छुट्टी मनाने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होता है छुट्टी मनाने के लिए? पैसा। नौकरी के साथ पैसा आ जाता है तो छुट्टी बढ़िया मना सकते हो। और अगर पैसा नहीं है तो फिर छुट्टी छुट्टी नहीं होती। पहली बात, उसके लिए छुट्टी नहीं होती, वो आखिरी दिनों में भी, वीकेंड्स के दिनों में भी यही सोचता रहता है क्या कुछ काम कर लिया जाए। सो वन ऑफ द स्टेट इज गुजरात, जहां पर आप जा सकते हैं। 10 से 15 नंबर का आपको मार्जिन मिल जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी।
गुजरात की कट ऑफ इसलिए कम होती है, वहां का जो लोकल क्राउड है वो बहुत ज्यादा एग्जाम के में एंगेज नहीं होता, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है ना, कमाने के लिए। अल्टीमेट हम कोई भी काम क्यों करते हैं कि बच्चा कमा पाए, अब उनके लिए है सब कुछ, उनके बाप दादा ऐसी व्यवस्था करके गए हैं जो बिजनेस को वो अपना आगे कैरी कर ले तो भी काम चल जाएगा। इस वजह से गुजरात का कट ऑफ कम है, और गुजरात हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं। गुजरात हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप वहां जाएं, काम करें, 3-4 साल में या जैसे भी प्रमोशन पॉलिसी कहती है, आप प्रमोट हो जाएं, और प्रमोट होने के बाद वापस इधर आ सकते हैं, क्योंकि एक बार ऑफिसर बन गए तो ऑफिसर तो पैन इंडिया का होता है। तो एक जरूरी बात ये कि किस स्टेट से अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले वाइजली सोचिए। मैंने कुछ क्राइटेरियाज आपको दे दिए हैं कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप सोच सकते हैं। दूसरा ना, ये एक बहुत अच्छी बात है, बट इफ आई रह गया, तो मैं चाह रहा था यहाँ अपने हिसाब से भर लूं, व्हाट इफ यू स्कोर 0 इन इंग्लिश, क्योंकि मेरे को तो पेपर देना नहीं है। तो भाई एसबीआई ने क्या करा, एसबीआई ने सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया है। इसकी शायद मैंने आपको कहानी सुना चुका हूं कि एक बार केस चला गया था कोर्ट में, जनरल कैटेगरी का बच्चा 4-5 नंबर लाके भी सेलेक्ट नहीं हो पाया था, और एक SC/ST कैटेगरी का कोई बच्चा था 0 नंबर लाके भी उसका सेक्शन कट ऑफ निकल गया था, उसकी नौकरी लग गई थी। तो इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठा, और कोर्ट में जब बात हुई तो सीधी बात है, जज साहब ने हड़काया होगा, तब से इन्होंने सेक्शन कट ऑफ रखना बंद कर दिया। तो अब क्या इंग्लिश में 0 करके मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? इसके लिए हमें लास्ट ईयर्स के जो कट ऑफ्स हैं उनका आइडिया लगाना होगा। मध्य प्रदेश लास्ट ईयर का कट ऑफ मात्र 67, और इससे पहले एक आध साल का लास्ट टू लास्ट या उसके लास्ट ईयर का कट ऑफ 85। 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें अगर आप इंग्लिश में 0 कर गए तो मैथ्स और रीजनिंग बेटा बचेगा ही 70। मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर आपका 70 का पेपर है, 30 का पेपर आपका इंग्लिश का है। अब या तो आप इतने जबरदस्त हो, तैयारी आपकी इतनी बेहतरीन हो कि 70 में से 67 ला पाए, है ना। तो भी इंग्लिश में 0 वाली सिचुएशन तो मुझे ठीक नहीं लगती, है ना। आप बहुत अच्छा भी पढ़ लेंगे तो जो टाइम का प्रेशर होगा, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करके दो और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करके दो, तो उस टाइम प्रेशर में कुछ एरर्स हो जाती है। आप इंग्लिश को बिल्कुल 0 तो नहीं कर सकते। लास्ट ईयर गुजरात के कट ऑफ की तरफ चले तो 52-55 इतना कट ऑफ था, तो गुजरात जाने का एक फायदा ये भी है, 52-55 नंबर आप मैथ्स और रीजनिंग में 100% ला सकते हैं। 70 में से 52-55 नंबर क्लरिकल के पेपर में ला सकते हैं, क्योंकि जिस साल ये कट ऑफ 85 गया था एमपी का आउट ऑफ 100, उस साल पेपर ऐसा था कि बच्चे ना पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद फ्री बैठे थे। जैसे 20 मिनट का टाइम मिलता है एक सेक्शन के लिए, 16-17 मिनट में सेक्शन सॉल्व हो गया। अब वो 4 मिनट के लिए फ्री है, उनकी चॉइस थी या तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर ले या फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। पेपर बहुत आसान था, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर लेवल थोड़ा सा ठीक था, तो कट ऑफ इतना नीचे जाके गिरा। ठीक, तो इंग्लिश में 0 करा जा सकता है अगर आप गुजरात जाते हैं। मध्य प्रदेश में आप 0 करके पेपर नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, ये 2 मुद्दों पे हमारी बात हुई। अब एक बहुत जरूरी और बात होती है, जो होती है लोकल लैंग्वेज की। जैसा कि अभी पिछले 1-2 मिनट पहले मैंने आपको कहा था, मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या? हिंदी। तो हिंदी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, तभी मजा आएगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा। देख रहे हैं मैंने हिंदी सुंदर लिखा है, मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी है। मेरी सबसे अच्छी राइटिंग मैथ्स की है, मैथ्स में अच्छा लिख पाता हूँ। वैसे नहीं, पर इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगाता हूँ, मेरे को सुंदर दिखता है। दूसरा, गुजरात, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी। अभी कैसे प्रूव होगा? तो भाई इनको प्रूव करने का तरीका है कि एज ए सब्जेक्ट आपने अपने स्कूल डेज में इन तीनों में से कुछ पढ़ा। अगर आपने एज ए सब्जेक्ट हिंदी पढ़ा हुआ है तो ऑन पेपर ये मान लिया जाता है कि आपको हिंदी आती है, और नहीं तो फिर आपका टेस्ट लिया जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सेम बात इधर भी है।
आपने गुजरात से अप्लाई कर दिया, आपके मार्कशीट में अब कहीं भी नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा कि आपको गुजराती आती है, तो फिर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका छोटा सा टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में सेम मराठी के लिए टेस्ट होगा, या किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो टेस्ट होगा। अब मैंने तो बोल दिया कि जाओ, अगर लगता है कुछ ऊपर नीचे तो गुजरात से अप्लाई कर दो। मैंने एग्जाम भी क्रैक कर दी, लेकिन अब क्या, मेरे को गुजराती नहीं आती, तो क्या होगा? नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक क्लॉज होता है जो कि ये कहता है कि ज्वाइनिंग के 6 महीने के भीतर अगर आप वहां की लोकल लैंग्वेज सीख ले तो इतना तो भी आप उस जॉब पे बने रहेंगे। मतलब 6 महीने का कुल मिला के आपको टाइम दिया जाता है, और ऐसा कोई भगा नहीं रहा। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इच्छा शक्ति है, गुजरात गए हो या किसी अदर स्टेट में गए, तो कोई तो कारण रहा होगा, नौकरी की मारामारी होगी। तो जब इतना सारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब पढ़ लेते हो, तो वो भी फिर पढ़ पाओगे, वो भी इजिली कर पाओगे। 6 महीने में आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए लोकल लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो चले जाइए। अब यहाँ पर एक बात और, अगर आप गुजरात से अप्लाई भी करते हैं, महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं, किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो भी आपको आपके एग्जाम का सेंटर इंदौर मिल जाएगा, या किसी अदर जगह पे आपको सेंटर चाहिए वो मिल जाएगा। तो चॉइस ऑफ सेंटर आपकी होती है ना। हम लोग इंदौर में हैं, तो अगर आपने इंदौर को सेंटर चूज करा तो आपको सेंटर इंदौर मिल जाएगा, और आपका जो पेपर कंसिडर होगा वो कहाँ का होगा? गुजरात। तो ना तो आपको वहां जाने की जरूरत है, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ उस दिन चले जाना। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस दिन चले जाना, तो एक भी अच्छी बात है। तो लोकल लैंग्वेज की भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। नाउ चांसेस फॉर फ्रेशर्स। अब क्या होगा ना, जैसे वैकेंसी आती है तो अचानक से हमारे जो सीनियर्स वगैरह हैं या मम्मी पापा हैं, पता तो चल ही जाता है ना, आज के जमाने में सबको पता चल जाता है कोई वैकेंसी आ गई। और जब वो ये सुनेंगे कि 14,000 वैकेंसी आई है, ये तो मेरा लल्ला है, बचपन से बहुत होशियार था, तो क्या 14,000 वैकेंसी में ये एग्जाम क्रैक कर पाएगा? उनको क्या लगता है? कर देगा। और हमें क्या लगता है? लगता तो हमें भी काबिल तो हैं, पर टाइम नहीं देते, है ना। तो फ्रेशर्स के लिए क्या चांसेस है, इसके बारे में सुन लीजिए। आप में से भी कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, इसलिए चर्चा करना जरूरी है। अगर कंप्लीटली फ्रेशर नहीं है तो 1-2 महीने ही हुआ, तो 1-2 महीने वाले लोगों को हम लोग फ्रेशर ही काउंट करते हैं। अभी किसी एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है ना। और एग्जाम ऐसी चीज है जिसका मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना। ये उन चीजों में से नहीं है जो जीवन में एक बार करनी होती है। एग्जाम आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स क्या कर सकते हैं? देखिए, आप पहले ओरिएंटेड स्टडी करिए। ओरिएंटेड स्टडी मतलब, मैं आपको पहले भी क्लासेस में कई बार बता चुका हूं कि सिलेबस बहुत सारा है, पढ़ना बहुत सारा होता है, लेकिन एग्जाम में जो वेटेज वाला एरिया होता है वो बहुत थोड़ा होता है। मैंने आपको मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग का भी दोनों बता रखे। अगर आप उतना भी एरिया ढंग से पढ़ ले, वही 4-5 चैप्टर रीजनिंग, 4-5 चैप्टर मैथ्स के, स्पीड मैथ्स, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आता है। अरिथमेटिक में चलेंगे तो कुछ चैप्टर उठा लीजिए, जैसे कि एज क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पार्टनरशिप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही साथ छोटे चैप्टर हैं। एक एवरेज 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, एक मेंसुरेशन से बन जाता है 4। तो 22-23 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के, क्योंकि 13 से 15, 12 से 15 बेसिकली आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। और डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, और जो 4-5 चैप्टर मैंने आपको फिंगर टिप्स पे गिना है, ये चैप्टर मिलाकर ही आपका लगभग लगभग 28 नंबर का पेपर बन जाएगा। 28 का नहीं तो 27 का तो कोई नहीं है, मतलब 26 से 28 के बीच का है। तो 35 में से पेपर बन तो गया, ठीक ठाक पेपर बन गया, फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहलाएगी आपकी ओरिएंटेड स्टडी। रीजनिंग हमारी सच्ची साथी होती है ना। रीजनिंग सच्चे साथी है, 2 महीने में तो पूरी कवर हो जाती है। अगर आप 2 महीने पढ़ लें तो पूरी कवर हो जाती है, लेकिन आपको पढ़ना ऐसे नहीं है। आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस तभी बन पाएंगे जब आप अभी से जनरल अवेयरनेस पढ़ना चालू करें, लैंग्वेज पे काम करना चालू करें। क्योंकि बेटा प्री ना बहुत ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है। आपकी रनिंग बैच में से भी बैठते हैं ना बच्चे, मैंने बताया भी था कि देखो उनका अभी तो बैच ही चल रही है, प्री निकलने लग गए। तो प्री क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी फाइट होती है। जैसे कि आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ, 48 नंबर कट ऑफ गया 100 में से, तो रनिंग बैच में से एक निकला, एक का नहीं, एक से ज्यादा का। जिन लोगों ने अभी
अप्रैल के आसपास 2024 में अप्रैल के आसपास बैच ज्वाइन करा था, उसमें ढेर बच्चों के पेपर निकल गए प्री, क्योंकि प्री बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। लड़ाई लड़नी है हमें वो मार्च अप्रैल वाली, मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग, जो तैयारी है वो उसकी होनी चाहिए। आपको अभी से जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी, और जो थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चालू करनी पड़ेगी। इतना सब अगर करते हैं तो फिर फ्रेशर के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए अपने इतने बड़े एक्सपीरियंस में मैंने एसबीआई पीओ सेलेक्ट होते देखा 4 महीने, डॉट 4 महीने में एसबीआई पीओ बने बच्चे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, समर राय पढ़ता था, बात लगभग 2014, हाँ 14 के आसपास की, 14-15 के आसपास पकड़ लीजिए, एक आधा साल अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। डॉट 4-4.5 महीने में एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक होते थे, क्रैक करके गया। लास्ट ईयर 2023 वाले सेशन में भरत गांधी, क्लास ही कितना 70 दिन के आसपास में वो लड़का सेलेक्ट हो गया। हालांकि उसकी प्रिपरेशन पहले से ठीक ठाक थी, मतलब एप्टीट्यूड वगैरह उसका अच्छा था, और ओरिएंटेड स्टडी की अब मुझे पढ़ाना है उसने बाद में करना चालू करी, है ना। हिमांशु सेलेक्ट हुआ एसबीआई पीओ, हिमांशु सेलेक्ट हुआ बहुत कम टाइम में। अशप्रीत लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई, 21 साल की भी नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कम टाइम में करा जा सकता है। जब ऑफिसर बना जा सकता है तो क्लर्क भी बनने की कोशिश तो की जा सकती है। देखो प्री तो निकालो, प्री निकलेगा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, फाइनल कन्वर्ट होना हो। क्योंकि बेटा सिलेबस ना हमारा बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत बड़ा बैंकिंग एग्जाम का नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, तो एटलीस्ट आप लगभग लगभग उसको टच कर सकते हैं। सिलेक्शन जो लास्ट लाइन होती है ना सिलेक्शन की, उसको टच कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टडी बहुत ओरिएंटेड होनी चाहिए। वरना क्या होता है, हम लोग ना बहुत सारा फालतू पढ़ने लग जाते हैं। अभी मैंने आपको गिन के बता दिया ना, जो मैंने आपको गिन के बताया, अगर आपको जीरो भी आता है, मैथमेटिक्स बड़ा सब्जेक्ट जाता है, मैंने आपको जो मैथमेटिक्स के चैप्टर ऑन फिंगर टिप्स बताए हैं, अगर आप इतना भी कर लें तो 1.25 से 1.5 महीने में सारे चैप्टर सीखे जा सकते हैं, और एग्जाम में इतना स्कोर करा जा सकता है। मेंस में इनका वेटेज, मेंस में फिर से इनका वेटेज होगा, मेंस में डीआई का अच्छा खासा वेटेज है, अरिथमेटिक का ठीक ठाक वेटेज है, और सिंप्लीफिकेशन भी क्लर्क में मेंस में कई बार पूछ लेता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। जैसे आईबीपीएस क्लर्क तो फिक्स पूछता है, एसबीआई की कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए चांसेस हैं, डिनाई नहीं कर सकते। बस बात यह है कि आप कितने एफर्ट्स उसके लिए देते हैं। ठीक, अब आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, 17 दिसंबर है आज, है ना। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डेट बताई थी, 7 जनवरी। 7 जनवरी को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं जिनको भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है, एक आध दिन थोड़ा सोच लें, थोड़ा मंथन कर लें, और इस फॉर्म को फिल कर दें, छोड़ना नहीं है। ठीक, पैसे लगेंगे ज्यादा। अब बैंकिंग एग्जाम के साथ ये थोड़ी सी परेशानी है कि फॉर्म की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट फिर भी मैनेजेबल करा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा और नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा जाननी हो, है ना। आप हर तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, फॉर्म अप्लाई करें, और सबसे बड़ी बात पढ़ना चालू कर दें। ज्यादा जरूरी क्या है, पढ़ना चालू करना। सोचो 45,000 रुपए के आसपास, 42 से 45,000 रुपए इन हैंड आ रहे हैं, दूसरी सुविधाएं अलग मिल रही हैं, सही नहीं है। कितने दिन जाना है काम करने, 1 महीने में 6 छुट्टी तो मिनिमम मान लो भाई। 4 संडे तो हर केस में आते ही है, और 2 सैटरडे हर केस में आते हैं, 6 तो ये हो गई, 30 में से 6 ये चले गए, 24। इसके अलावा कोई त्योहार वगैरह आ गया, वो हो गया। साथ ही साथ आपको जब लीव्स मिलने लगेगी, है ना, आपको जो ऑफिशियल लीव्स मिलती हैं वो मिलने लगेगी, तो ऑन एन एवरेज 30 में से 20 से 22 दिन, 6 तो मैंने आपको छुट्टी वैसे ही गिना दी, 2 दिन की तो लीव मिल ही जाती है अगर कोई जरूरियत तो 22 दिन के आसपास जाना होता है। 22 दिन काम करने का अगर ग्रॉस आपकी सैलरी 50 क्रॉस कर रही है, तो रोज के 2-2.25 हजार रुपए अच्छे हैं, रोज के 2-2.25 हजार रुपए अच्छे होते हैं। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू करें।